स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इस पार्क की स्थापना 3 वन्यजीव अभयारण्यों राजाजी, मोतीचूर और चुल्ला को मिलाकर की गई थी। इसका नाम सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता था। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षणों के बाद इसे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए भारत के अग्रणी प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। 2. यह सामरिक नीति समूह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय से युक्त 3 स्तरीय संरचना के तहत काम करता है। 3. इसके गठन से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कार्य भारत के कैबिनेट सचिव द्वारा किए जाते थे। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षणों के बाद इसे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए भारत के अग्रणी प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। अतः कथन 1 सही है। यह त्रिस्तरीय संरचना यानी सामरिक नीति समूह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है। एनएससी के गठन से पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कार्य प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा किए जाते थे। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आईटीबीपी मुख्य रूप से एक सीमा एक बल नीति के तहत संपूर्ण भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। 2. यह हिमालयी क्षेत्रों में परिचालन में विशेषज्ञ है तथा वहां प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रथम प्रत्युत्कर्ता के रूप में नामित है। 3. आईटीबीपी का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1962 में गठित भारत तिब्बत सीमा पुलिस एक सीमा एक बल नीति का पालन करते हुए भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी। अतः कथन 1 सही है। यह हिमालयी क्षेत्रों में संचालन में पारंगत है और वहां प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रथम प्रत्युत्कर्ता के रूप में नामित है। अतः कथन 2 सही है। इसका आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा या वीरता, दृढ़ता, समर्पण है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, एंटी सबमरीन शिप अभय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सतह के नीचे स्थित लक्ष्यों का पता लगाने के लिए सोनार प्रणाली से सुसज्जित है। 2. इसे अल्प तीव्रता समुद्री संचालन और माइन लेइंग ऑपरेशन में तैनात किया जा सकता है। 3. यह अर्नाला क्लास का हिस्सा है जो सेवा में कोरा क्लास के युद्धपोतों का स्थान लेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एंटी सबमरीन शिप अभय उपसतह लक्ष्यों पर निगरानी रखने के लिए उन्नत सोनार प्रणालियों से सुसज्जित है। अतः कथन 1 सही है। इसे अल्प तीव्रता समुद्री संचालन और माइन लेइंग ऑपरेशन से तैनात किया जा सकता है जो पनडुब्बी खतरों के खिलाफ भारत की तटीय रक्षा को बढ़ावा देता है। अतः कथन 2 सही है। एंटी सबमरीन शिप अभय अर्नाला क्लास का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अभय क्लास को प्रतिस्थापित करना है, न कि कोरा क्लास को। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ए. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, सी. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, डी. प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2025 यह एक द्विवार्षिक आकलन है जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर किए गए वन्यजीव जनसंख्या के औसत आकार में 73% की भयावह गिरावट दर्ज की गई है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर जिसे प्रायः समाचारों में देखा जाता है को सबसे उपयुक्त रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। ए. भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा समन्वित सटीक हमला अभियान, बी. कश्मीर में शांति मिशन, सी. पहलगाम क्षेत्र के लिए मानवीय सहायता अभियान, डी. भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक वार्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन सिंदूर
ऑपरेशन सिंदूर एक समन्वित और सटीक सैन्य कार्रवाई थी जिसे भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में शुरू किया गया था। यह अभियान सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त प्रयासों से भारतीय क्षेत्र से संचालित किया गया। पूर्ववर्ती अभियानों के विपरीत, जिनके नाम आक्रामक शक्ति प्रदर्शन के लिए चुने जाते थे, इस अभियान का नाम विशेष रूप से पीड़ितों, विशेषकर पहलगाम हमले में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को एक व्यक्तिगत श्रद्धांजलि स्वरूप चुना गया था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जिसका कार्य भारत में व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता समाधानों की देखभाल करना है। 2. IBBI में 10 सदस्य हैं जो वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड या IBBI 2016 भारत का दिवालिया एवं शोधन संबंधी कानून है जो कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के दिवालियापन और शोधन अक्षमता से संबंधित मौजूदा कानूनों को समेकित और संशोधित करता है। इसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत स्थापित किया गया है और ये भारत में व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए दिवालिया और शोधन अक्षमता संबंधी समाधानों की निगरानी करने वाला एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन 1 सही है। IBBI में 10 सदस्य होते हैं जो वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है। 2. इसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र, उत्तर और पूर्व में इसराइल तथा पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। 3. यह विश्व के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है जिसे अक्सर खुली हवा वाली झील के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है? ए. गाजा पट्टी, बी. पश्चिमी तट, सी. सिनाई प्रायद्वीप, डी. बेरूत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. गाजा पट्टी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है। इसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र, उत्तर और पूर्व में इसराइल तथा पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। यह विश्व के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है जहां एक छोटे से क्षेत्र में 2 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं जिसे अक्सर खुली हवा वाली झील कहा जाता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीप युग्मों पर विचार कीजिए। 1. ऑकलैंड द्वीप, न्यूजीलैंड। 2. फरासान द्वीप, सऊदी अरब। 3. मैकवरी द्वीप, ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? ए. केवल 1 और 3, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑकलैंड द्वीप न्यूजीलैंड का एक द्वीप समूह है जो दक्षिण द्वीप से 465 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। फरासान द्वीप लाल सागर में जीजान के तट से लगभग 40 किलोमीटर दूर प्रवाल द्वीपों का एक छोटा सा समूह है जो सऊदी अरब से संबंध है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। मैकवरी द्वीप ऑस्ट्रेलिया का है। यह उप अंटार्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा है और इसका प्रबंधन ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक डिवीजन द्वारा किया जाता है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, कभी कभी चर्चा में रहने वाली चैटफील्ड समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. रक्षा नीति, बी. कृषि सुधार, सी. दूरसंचार विनियमन, डी. आर्थिक नीति समीक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. रक्षा नीति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चैटफील्ड समिति की स्थापना 1938 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की रक्षा आवश्यकताओं का आकलन करने और उसकी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए अनुशंसा करने हेतु की गई थी। चैटफील्ड आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश कैबिनेट कार्यालय के पास संग्रहित है। इसे प्रमुख बंदरगाहों की रक्षा में सहायता के लिए स्वैच्छिक आधार पर 5 उड्डयन टुकड़ियां गठित करने की योजना प्रस्तावित की थी, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से संचालित सांस्कृतिक मानचित्रण पर एक राष्ट्रीय मिशन है। 2. इस योजना के तहत सरकार ने देश के सभी गांवों का मानचित्रण तथा प्रलेखीकरण करने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना।
MGMD कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से संचालित सांस्कृतिक मानचित्रण पर एक राष्ट्रीय मिशन है। अतकथन एक सही है। भारत सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों का मानचित्रण तथा प्रलेखीकरण करने का निर्णय लिया है। अतकथन 2 सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय गांवों के जीवन, इतिहास तथा लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करना एवं इसे आभासी तथा वास्तविक समय के आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराना है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में पाकल दुल जल विद्युत परियोजना स्थित है? ए किश्तवाड़, बी रियासी, सी बारामूला, डी कुपवाड़ा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।